मैं राज बहादुर यादव द उदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मैराथन देख रहे हैं आप लोग भैया, वो भी मैराथन चल किसका रहा है? यूपी SSSC से आया हुआ विज्ञापन पेट का। इस पेट का जो 2 महीने बाद एग्जाम होगा उसका मैराथन आप लोग देख रहे हैं। कोट कोट प्रणाम सर जी, अंतिमा सिंह कौशिक, यूपी पेट, रमन वर्मा, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जोर से पहले सेशन को शेयर करिए। आप लोग सेशन को शेयर करेंगे बच्चों, मजा आएगा सेशन में। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए आप लोग भाई। सेशन को शेयर किए रहेंगे, मजेदार क्लासेज होंगी आपकी। और इसके बाहर पिछली बार की तरह एक भी क्वेश्चन बाहर होने वाला नहीं है मेरे बच्चों। जितने क्वेश्चन आपको पिछली बार मिले थे उसी तरह से इस बार भी आपको इस पेट के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपका सिलेबस आपके स्क्रीन पे पहुंच रहा है। इस सिलेबस को हमारे सारे बच्चे कॉपी करेंगे। आशीर्वाद दीजिए पहले आप गुरुजी। आशीर्वाद है मेरे बच्चा, शिखा आशीर्वाद है आप लोगों का। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ साथ टहल रहा है मेरे बच्चों। यहां देखिए भैया, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। जो सिलेबस की बात करते हैं तो इस सिलेबस में है क्या क्या, आपके लिए कितने नंबर के हैं, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है बेटा। इसको देख लीजिए। आपके सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट क्या है? अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और उसका विश्लेषण किया जाएगा। इसमें 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। एक गद्यांश पे कितना प्रश्न होगा मेरे बच्चे? एक गद्यांश से 5 प्रश्न होगा और 5 और 5 मिला के 10 नंबर का ये अपठित गद्यांश का विश्लेषण और विवेचन से क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है, यहां संधि टॉपिक है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द की चर्चा करनी है, हमें लिंग की चर्चा करनी है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में समान होते हैं लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्त की बात की गई है भैया। सामान्य अशुद्धियों की बात की गई, मतलब वर्तनीगत दोष या वाक्य में दोष, ये खोजना है आपको। लेखक और रचनाएं, इतने पार्ट हैं बेटा। इन पार्टों से मिला के टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 नंबर के। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिनका अंक भी कितना होता है? मात्र 5 ही होता है। 5 अंक यहां है भैया आपका, 10 अंक आपका अपठित गद्यांश से है। टोटल अंकों की संख्या हिंदी में कितना है बेटा? 15 अंक। कितने अंक? 15 अंक हैं। इन 15 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। उदय एकेडमी परिवार आपके साथ लगा हुआ है। हर टीचर आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए लगा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए यहां से हम लोग सेशन का प्रारंभ करते हैं। किसका प्रारंभ करते हैं मेरे बच्चों? सेशन का प्रारंभ करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक होगा डिस्क्रिप्टिव के रूप में, वो पढ़ेंगे हम लोग संधि टॉपिक। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे मेरे बच्चे? तो संधि टॉपिक आज पहला टॉपिक आपका होगा। इसी संधि से हम लोग शुरुआत करेंगे। संधि टॉपिक से शुरुआत करेंगे और संधि में जितनी संधि के भेद हैं, संधि किसे कहते हैं, सारी चीजें यहां पे आपको मिलने वाली हैं आज से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले टॉपिक को भैया। बोर्ड पे आपके संधि शब्द लिखा गया है मेरे बच्चों। इस संधि को 2 तरह से लिखा जाता है। कितनी तरह से लिखा जाता है? तो 2 तरह से लिखा जाता है।
ये जो दो तरह से संधि शब्द लिखा गया है, क्या ये दोनों सही हैं? AKY, जय श्री राम सर जी, हिंदी वाले सर को सुपर कंप्यूटर का सादर प्रणाम। सारे बच्चों यहां देखो मेरे बच्चे, दो शब्द हमने लिखा है, संधि ही दोनों जगह लिखा हुआ है। क्या ये दोनों संधि शब्द जो लिखे गए हैं, क्या ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? यहीं से शुरुआत होता है आपका। देखते हैं कितने बच्चे हमारे बच्चे बताते हैं भाई। और जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हो, लाइक की बटन को जल्दी से दबा देंगे। संधि शब्द दो जगह लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। मोनिका सिंह नहीं, क्या नहीं बेटा, क्या नहीं की बात कर रहे हो? संधि शब्द शुद्ध लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ये बताओ। यहां देखो बेटा, बाद का वर्ण त थ द ध न एक वर्ग के वर्ण हैं। किस वर्ग के हैं? एक ही वर्ग के पांचों वर्ण हैं आपके। अगर एक ही वर्ग के पांचों वर्ण हैं, बाद वाला वर्ण यहां क्या है? आपका ध है। तो यहां ध के साथ अगर किसी भी वर्ण का योग हो रहा है, किसी भी वर्ण का योग हो रहा है, तो किस में परिवर्तित हो सकता है भैया? अनुस्वार में परिवर्तित हो सकता है। तो यहां धा से पहले क्या है? ना है। तो इस ना को हम किस रूप में लिख सकते हैं? अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर अनुस्वार के रूप में लिख लेंगे बेटा, तो यहां संधि जो शब्द लिखे गए हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हैं? शुद्ध है। संधि जो शब्द लिखे गए हैं, दोनों का अर्थ क्या है भैया? शुद्ध एकदम संधि लिखा गया है। दूसरा प्रश्न यहां बनता है, तो चाहे इस संधि को छोड़ लो, चाहे इस संधि को छोड़ लो, तो एक संधि को हमने हटा दिया है, एक संधि को यहां पे रखा हुआ बेटा। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए संधि का शाब्दिक अर्थ, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे सारे बच्चे बता देंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हमारे सारे बच्चे बता देंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तेजी से कमेंट करके बताएंगे भाई। संधि का शाब्दिक अर्थ हमारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या लिखा है मेरे बच्चों ने? जोड़ लिखा है। जोड़ के अतिरिक्त इसे और क्या जानते हैं? जोड़ के अतिरिक्त इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसे मेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जोड़ भी कहते हैं, मेल भी कहते हैं। मेल के अतिरिक्त इसे और क्या कहते हैं? समझौता भी कह सकते हो बेटा। क्या कह सकते हो? समझौता कह सकते हो। और क्या कह सकते हो मेरे बच्चे? तो आप संगम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? संगम भी बोल सकते हैं। अगर हम जोड़ने की बात करते हैं, एक और एक, इन दोनों में विकार होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दो बन जाएगा। दोनों में परिवर्तन होके क्या बना बेटा? दो बना। मेल की अगर बात करते हैं हम, प्रयागराज में गंगा और यमुना का मेल होता है। किसका मेल होता है? गंगा और यमुना का मेल होता है। अदृश्य सरस्वती भी यहां शामिल होती हैं। कौन सी सरस्वती भैया? अदृश्य सरस्वती शामिल होती हैं। तो इसके मेल को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संगम कहते हैं। यहां अगर हम समझौता की बात करते हैं, समझौता कहां होता है? तो हमारे बच्चे बताएंगे दो पक्षों में होता है। किस में होता है? दो पक्षों में होता है। एक पक्ष पाकिस्तान का है, दूसरा पक्ष हिंदुस्तान का है। इन दोनों में समझौता होता है कश्मीर को लेके। किसको लेके बेटा? कश्मीर को। तो भैया यहां पे भी क्या है? दो चीजें मिली। गंगा यमुना, यहां भी आपको दो मिला, यहां पे भी एक और एक दो मिला। तो
तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या मिला मेरे बच्चे? तो हमारे बच्चे बताएंगे संधि का शाब्दिक जोड़ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, समझौता भी हो सकता है, या संगम भी हो सकता है। तो यहां तक चीजें अगर क्लियर हो गई हैं भैया तो हम आगे बढ़ें। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है मेरे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए मेरे बच्चे। गुड इवनिंग सर जी। यस सर। चलिए, अगर यस सर हो गया है मेरे बच्चों का तो आगे बढ़ते हैं। संधि की परिभाषा लिखेंगे हमारे सारे बच्चे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा में लिखे मेरे बच्चे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार या परिवर्तन, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहां देखो मेरे बच्चों, लिखा गया है शरण शब्द, और दूसरी शब्द तरफ क्या लिखा गया है मेरे बच्चे? तो आलय लिखा गया है। एक शब्द क्या लिखा है? शरण लिखा है। दूसरा शब्द क्या लिखा गया है? आलय लिखा गया है। अगर इस शरण शब्द को हम तोड़ दें, किसको तोड़ दें मेरे बच्चों? शरण शब्द को अगर हम तोड़ दें, इसका वर्ण विच्छेद कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? ड़ में हलंत लगा देंगे तो हमें आ स्वर मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? आ है। आ के साथ क्या मिल गया है? आलय का अगर हम पार्ट में बांटेंगे तो आ धन लय लिख सकते हैं, इधर शरण धन आ लिख सकते हैं, इधर आलय में आ धन लय लिख सकते हैं। संधि होती कहां है मेरे बच्चों? संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में होती है। कहां होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो पहला शब्द शरण है, शरण का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होता है, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। अगर इन दोनों वर्णों के स्थान पे किसी अन्य वर्ण को लाके रख दिया जाए तो वही आपकी क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। आ और आ मिलके दोनों क्या बन जाते हैं मेरे बच्चे? तो यहां दीर्घ आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा। इस आ का काम खत्म, इस आ का काम खत्म हो गया। अब अगर हमें जोड़ना हो मेरे बच्चों, तो यहां दीर्घ आ है, यहां ड़ा में हलंत लगा है, तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो गया। इधर से लय को लाकर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? शरणालय बन जाएगा। शरण धन आलय बराबर क्या बना? शरणालय बना। तो संधि कहां हुई है भैया? आ और दीर्घ आ में यहां संधि हुई है। यहां तक समझ में आ गया मेरे बच्चों? अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर यहां तक समझ में आ गया है मेरे बच्चे तो हम लोग आगे बढ़ें। यस लिखें। सारे बच्चे हमारे यस लिख दिए हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे संधि के महत्वपूर्ण कार्य। संधि के
महत्वपूर्ण कार्य। संधि के महत्वपूर्ण कार्य। अगर हम संधि के महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं तो संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करके हमारे बच्चे बताएंगे। जल्दी से हमारे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं। संधि के महत्वपूर्ण कार्य कितने होते हैं? देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। संधि के महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करते हैं तो देखना है कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अमीषा चौरसिया, अंतिमा सिंह, आनंद सिंह, ये हमारे बच्चे बता रहे हैं। रमन, नरेंद्र, कितने कार्य होते हैं? तो हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है 4 कार्य। ये 4 कार्य कौन कौन से होते हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं संधि के महत्वपूर्ण 4 कार्य कौन से हैं। तेजी से हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चार कार्य कौन से हैं? तेजी से कमेंट करके बताएं। अभी तक किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं है भाई, अभी तक किसी बच्चे का कोई आंसर नहीं आया है। संधि के कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं? चलिए हम खुद ही बताते हैं मेरे बच्चों। पहला कार्य क्या होता है? तो हमारे बच्चे बताएंगे एकादेश होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? एकादेश होता है। दूसरा कार्य क्या है? आदेश है। एकादेश, दूसरा कार्य क्या मिल गया मेरे बच्चों? आदेश मिल गया। तीसरे नंबर पे लिखेंगे वर्णागम और चौथा कार्य है वर्णलोप। चौथा कौन सा कार्य है मेरे बच्चों? वर्णलोप। ये 4 कार्य होते हैं। पहला क्या लिखा आपने? एकादेश। दूसरा क्या लिखा है? आदेश। तीसरा क्या लिखा है? वर्णागम। और चौथा कार्य क्या लिखा है? वर्णलोप। ये 4 कार्य हैं संधि के। तो यहां पहले कार्य के विषय में पहले देख लिया जाए। एकादेश शब्द जो लिखा गया है बेटा, अगर इसी शब्द को 2 भागों में हम तोड़ दें, कितने भागों में तोड़ दें? एकादेश शब्द को अगर हम 2 भागों में तोड़ दें तो हमें मिलेगा क्या? एक शब्द मिलेगा, एक दूसरा मिलेगा आदेश। एकादेश अगर इसी शब्द को हम तोड़ दिए हैं 2 भाग में भैया, एक शब्द मिला है आपको एक, दूसरा क्या मिला है? आदेश मिला है। अब यहां जरा ध्यान से देखें, एक आदेश मिल रहा है। तो भैया अगर 2 वर्णों के स्थान पे एक वर्ण कर दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? एकादेश कहते हैं। 2 वर्णों के स्थान पे एक वर्ण बना देना ही क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं एकादेश का एक उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे आपको दे दिया जाए मेरे बच्चों काम धन ऐनी, क्या दे दिया जाए? एक शब्द आपको मिला है काम, दूसरा शब्द आपको मिला है ऐनी। अब जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं संधि कहां होगी? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर इसको तोड़ा जाए मेरे बच्चों, इसको 2 भागों में अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो हमें मिलेगा क्या? एक शब्द हमें मिल जाएगा क म हलंत आ, और दूसरे तरफ आ आपके पास है
और दूसरा क्या मिल रहा है, यानी मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया, यानी। अब देखो मेरे बच्चों, संधि होती कहां है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। कहां होती है, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला है आपको, आ मिला है। और कहां होती है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला है, आ मिला है। अगर आ और आ दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आ और अ दोनों को जोड़ दिया जाए, तो इनके स्थान पे एक वर्ण आ जाएगा। एक वर्ण क्या आएगा, दीर्घ आएगा बेटा। क्या आएगा, दीर्घ आ मिल गया। किसके स्थान पे मिला भाई, हमें आ और आ के स्थान पे मिला है। तो दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण ही लिख देना क्या कहलाता है, एकादेश कहलाता है। दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण का लिख देना ही क्या कहलाता है, एकादेश कहलाता है। दूसरे जगह क्या लिखा गया है, आदेश की बात की गई है मेरे बच्चों। किसकी बात की गई है, आदेश की बात की गई है। तो बेटा किसी वर्ण के स्थान पे दूसरे वर्ण ले आना क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है। कोई भी वर्ण हो उसके स्थान पे अगर कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, आदेश कहते हैं। तो यहां जरा ध्यान से देखो, एक शब्द लेते हैं यहां। ये शब्द है आपके बोर्ड पे अधि, और दूसरा शब्द यहां क्या है, आयन है। क्या है बेटा, अधिधन आयन लिखा गया है। अगर अधिधन आयन की बात करें तो अधि शब्द को हम अगर तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या करने का प्रयास करते हैं, इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें मिलेगा क्या मेरे बच्चे, एक शब्द तो अध मिलेगा, अध में हलंत लगा देंगे तो हमें ई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, आ है और यन है। ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ। अगर वर्ण विच्छेद यहां पे कर देने के बाद ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे हमारे बच्चे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई मिला है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ मिला है। आ और ई को किसी प्रकार से हम जोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं भाई, आ और ई और आ को किसी प्रकार से जोड़ नहीं सकते। तो ई के स्थान पे यण संधि में कहता है या हो जाता है। किस संधि में भैया, यण संधि में कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई उ री री में से कोई वर्ण आए और बाद में अगर आ समान वर्ण आ रहा है तो ई के स्थान पे किसका आदेश हो जाता है, या का आदेश हो जाता है। तो यहां पे ई के स्थान पे या लिख देना ही क्या कहलाया, आपका आदेश कहलाया। क्या कहलाया मेरे बच्चों, ई के स्थान पे या ही लिख देना क्या कहलाता है, आपका आदेश कहलाता है। अगर इस आ को यहां जोड़ देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। यहां आपके पास आ और आधा ध है, इधर का यहां बीच वाला या लिख दिया, बाकी का यन लिख दिया। ये शब्द क्या बन गया, आपका अध्ययन बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों, अध्ययन बन गया। तो यहां पे ई के स्थान पे किसका आदेश हुआ है, तो हमारे बच्चे बताएंगे ई के स्थान पे या का आदेश हुआ है। किसका आदेश हुआ है मेरे बच्चों, ई के स्थान पे या का आदेश हुआ है। इसके बाद लिखा गया है वर्णागम। किसकी बात की गई है भाई, वर्णागम की बात की गई है। अगला शब्द आपका लिखा गया है मेरे बच्चे वर्णागम। अगर इस वर्णागम शब्द को भी हम अगर तोड़ते हैं दो भाग में, कितने भाग में, अगर इस वर्णागम शब्द को दो भाग में तोड़ देते हैं तो हमें एक शब्द क्या मिल जाएगा, वर्ण मिल जाएगा।
दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? आगम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आगम मिल जाएगा। पहला शब्द आपको क्या मिला? वर्ण मिला है। दूसरा शब्द क्या मिला है? आगम मिला है। किसका आगम भाई? अब यहां प्रश्न आता है किसका आगम? आगम का अर्थ क्या होता है? आगम का अर्थ होता है आना। आगम का क्या अर्थ है? हमारे बच्चों का आंसर होगा आगम का अर्थ होता है आना। किसका आना? हमारे बच्चे बताएंगे वर्ण का आना। किसका आना भैया? वर्ण का आना। यहां देखो आपके बोर्ड पे हमने एक शब्द लिखा है वृक्ष, और दूसरा शब्द हमने यहां लिखा है बेटा छाया। क्या लिखा है? वृक्ष और छाया लिखा है। वृक्ष और छाया जहां पे लिखा गया है, यहां देख लो, छा का अंतिम वर्ण क्या मिलेगा? आ मिलेगा। आ के बाद क्या मिल जाए हमें? आ के बाद अगर हमें छा मिल जाए तो इन दोनों के बीच में किसी वर्ण का आगम हो जाता है। वो वर्ण कौन सा होता है? चा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है मेरे बच्चे? चा वर्ण होता है। आ और छा के बीच में किस वर्ण का आगम हो रहा है? चा का आगम हो रहा है। जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो जो हमारा शब्द बनेगा मेरे बच्चे, ये शब्द बनता है वृक्षत छाया। क्या बनता है? वृक्षत छाया बनता है। तो यहां पे वृक्ष और छाया के बीच में किस शब्द का आगम हुआ है? तो हमारे बच्चे बताएंगे चा वर्ण का आगम हुआ है। किस वर्ण का आगम हुआ है मेरे बच्चों? चा वर्ण का आगम हुआ है। इसके बाद अंत में आपकी क्या लिखा गया है भाई? वर्ण लोप। किसकी बात की गई है? वर्ण लोप की बात की गई है। तो यहां से कोई ना कोई वर्ण क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जैसे आपको अगर दे दिया जाए मेरे बच्चे राजन धन पुरुष, क्या दे दिया गया? राजन धन पुरुष दे दिया गया है। यहां न में क्या लगा है? हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत लगा है। अगर ना में हलंत लगा है तो आप जानते ही हो कि अगर अंतिम वर्ण में हलंत लगा होगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तो यहां भैया जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बन के तैयार क्या होता है? राजपुरुष होता है। तो यहां पे किसका लोप हुआ मेरे बच्चे? तो हमारे बच्चे बताएंगे ना का लोप हुआ है। यहां पे किसका आगम हुआ है? हमारे बच्चे बताएंगे चा का आगम हुआ है। यहां पे किसका आदेश हुआ है? ई के स्थान पे या का आदेश हुआ है। और यहां पे किसका एकादेश हुआ है? तो आ और आ के स्थान पे दीर्घ आ का आदेश एकादेश हुआ है। यहां तक समझ में अगर आ गया मेरे बच्चे तो हम लोग आगे बढ़ें। नरेंद्र नाथ जी, आशीर्वाद भैया, अगर यहां तक समझ में आ गया है मेरे बच्चे तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। समझ में आ गया है तो जल्दी से यश लिखो भाई। तेजी के साथ ही यश लिखेंगे हमारे बच्चे। यस सर, जी सर, यस सर, जी सर। चलो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ें। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे सन्धि के महत्वपूर्ण कार्य के बाद सन्धि के महत्वपूर्ण स्थान। सन्धि के महत्वपूर्ण स्थान। अगर हम संधि के महत्वपूर्ण स्थान की बात करते हैं, संधि के लिए महत्वपूर्ण स्थान कितने हैं, तो जरा कमेंट करके हमारे बच्चे बताएं संधि के महत्वपूर्ण स्थान कितने हैं। संधि के महत्वपूर्ण स्थान कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। संधि के महत्वपूर्ण स्थान कितने हैं, तेजी से कमेंट करके हमारे बच्चे बताएंगे। विवेक पाल कह रहे हैं 3, अंजलि कुमारी कह रही हैं 3, अंतिमा सिंह कौशिक कह रही हैं 3।
अरे कहां से बेटा, संधि के महत्वपूर्ण स्थान 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इन चारों का नाम कौन कौन बच्चा हमारा बता सकता है? बेटा अब तो हमारी पेट तक लगातार क्लास होगी, आपके 7 से 8 टॉपिक हैं और इसको चुटकी में उड़ाया जाएगा। और हर क्वेश्चन पिछली बार पेट की तरह एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन मिलेंगे, बस ईमानदारी से आप लोग काम कर लो। संधि के महत्वपूर्ण 4 कार्य कौन कौन से हैं, स्थान कौन कौन से हैं, कहां कहां पे संधि होती है? अमीषा चौरसिया, प्रियांजलि कुमारी, विवेक पाल, अंतिमा सिंह कौशिक, हिमांशु सहगल। मेरे प्यारे बच्चों स्थान बताओ, ये स्थान कौन कौन से हैं? यहां देखो संधि के महत्वपूर्ण स्थान की बात की गई है, तो संधि के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं ये आपको जल्दी से बताना है। एक तो कहां पे होता है, तो हमारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, संधि में संधि होती है। कहां पे भैया? संधि। दूसरा कहां होता है बेटा? हमारे बच्चे बताएंगे समास में भी होता। और कहां होता है? अमीषा चौरसिया कर रही हैं संधि में, समास में, उपसर्ग में और प्रत्यय में। वेरी गुड अमीषा। संधि में, समास में, उपसर्ग में और प्रत्यय में। इन चारों का हमारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों का एक एक उदाहरण आपको बोलना है। इन चारों का एक एक उदाहरण आपको बोलना है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों ने आज शेयर नहीं किया है भाई, हमारा एक भी बच्चा आज शेयर नहीं किया है, ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों ने क्यों शेयर नहीं किया भाई, ये गलत बात है। बताइए क्यों शेयर नहीं किए हो अभी तक? शेयर करो। संधि का उदाहरण आपको मिल सकता है, समास का उदाहरण आपको आसानी से मिल सकता है, उपसर्ग का उदाहरण आपको आसानी से मिल जाएगा। इस प्रत्यय का उदाहरण हमारे बच्चों को बताना है। किसका उदाहरण बताना है? प्रत्यय का उदाहरण बताना है। जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे, तेजी के साथ आंसर करके हमारे बच्चे बताएंगे। यहां देखो, अगर हम आपको दे दें रवि धन ईश, तो रवि धन ईश को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? रवीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? रवि धन ईश को हम जोड़ देंगे तो यहां पे संधि होके क्या बन जाएगा? रवीश बन जाएगा। अगर शीतोष्ण को जोड़ दें, शीत धन उष्ण, ठंडा और गर्म, अगर इसको जोड़ दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा? शीतोष्ण बन जाएगा। जहां दोनों पदों की प्रधानता होती वहां द्वंद्व समास होता है, लेकिन यहां कर्मधारय समास बनेगा। उपसर्ग की बात करते हैं तो यहां देखो बेटा, ऊन शब्द में नी उपसर्ग हमने जोड़ा। क्या जोड़ा? ऊन शब्द में हमने नी उपसर्ग जोड़ा। ये शब्द आपका क्या बन गया? न्यून बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चे? न्यून बन गया। लेकिन अगर बेटा धातु धन इक, क्या भैया? धातु में इक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? धात्विक बन जाता है। यहां पे संधि कौन सी हो जाएगी? तो हमारे बच्चे बताएंगे यहां यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी बेटा? यण संधि होगी। यहां न्यून जो बना है ये भी किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। शीतोष्ण बना है किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण है। और रवीश जो बना है किस संधि का उदाहरण है? तो हमारे बच्चे बताएंगे दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है मेरे बच्चे? दीर्घ संधि का उदाहरण है। 4 आपके महत्वपूर्ण स्थान है। उपसर्ग का मतलब आगे होता है, प्रत्यय का मतलब पीछे होता है। हां बेटा एकदम होता है। मेरा कमेंट पढ़िए सर जी। कौन सा कमेंट पढ़ दूं आपका? प्रियांजलि सर, मैं आपकी छात्रा प्रियांजलि। अच्छी बात है बेटा, ये जितने पढ़ रहे हैं सब हमारे ही छात्र छात्रा हैं। यहां पे आपको संधि के महत्वपूर्ण स्थान हमने बता दिया बेटा, संधि के महत्वपूर्ण कार्य बता दिया। चलिए अब चलते हैं संधि के भेद की तरफ। अगला पॉइंट बनाएंगे हमारे बच्चे संधि के भेद। किसके भेद की बात करते हैं हम भैया? संधि के भेद।
अगर संधि के भेद की हम बात करते हैं बेटा, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमारे बच्चे कमेंट करके जल्दी से आंसर बता देंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमारे बच्चे तेजी के साथ कमेंट करके बताएंगे। संधि के 5 भेद होते हैं। हिमांशु सहगल करें भैया, संधि के 5 भेद होते हैं। बेटा अगर संधि के हम भेद की बात करते हैं तो संधि के आपके कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं मेरे बच्चे। कितने भेद होते हैं मेरे बच्चे, तो संधि के केवल और केवल 3 भेद होते हैं, 5 भेद नहीं होते हैं। पहला भेद है आपका स्वर संधि। कौन सी संधि मेरे बच्चों, स्वर संधि। कमेंट बॉक्स में हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे स्वर को और किसी नाम से जाना जाता है क्या, स्वर को और किसी नाम से जाना जाता है क्या, कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि और तीसरी संधि को हम कहते हैं मेरे बच्चे विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, तो हमारे सारे बच्चे बताएंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर को हमने आंसर आपसे पूछा था, स्वर को अन्य किसी नाम से जाना जाता है क्या, तो हमारे बच्चों का आंसर आया है स्वर को और अच नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, अच के नाम से जानते हैं। इसलिए स्वर संधि को और क्या कहा जाता है, अच संधि भी कहा जाता है। कहां कहा जाता है बच्चों, संस्कृत में कहा जाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, हल के नाम से जानते हैं। इसलिए व्यंजन संधि को और क्या कहते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं। आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों माहेश्वर सूत्र का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, माहेश्वर सूत्र का नाम सुना होगा। इस माहेश्वर सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 प्रत्याहार है। उसी में से एक प्रत्याहार का नाम अच है। क्या है बेटा, एक प्रत्याहार का नाम अच है। इस अच प्रत्याहार में क्या आता है, तुम्हारे बच्चों का आंसर होगा इसमें सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं मेरे बच्चे, इसमें सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसीलिए इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे बच्चों का आंसर होता है स्वर संधि के नाम से जाना जाता है या अच संधि कहा जाता है। यहां हल एक प्रत्याहार है। इस हल प्रत्याहार में क्या आता है, हमारे बच्चे बताएंगे सभी व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं मेरे बच्चे, सभी व्यंजन आते हैं। सभी व्यंजन के आने के वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है, हल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न यहां बनता है मेरे बच्चों, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको स्वर मिलना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिले, स्वर मिले, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या मिल जाए, स्वर मिल जाए, तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी भैया, स्वर संधि हो जाएगी। अब यहां बात आती है बेटा, चाहे कैसा भी वर्ण हो, आ के बाद आ आएगा तब भी आपका स्वर है, आ के बाद अगर ई आएगा तब भी आपका स्वर है, ई के बाद अगर आ आएगा तब भी आपका दोनों तरफ क्या मिला, स्वर है। ए के बाद अगर आ रहा है तब भी ए के बाद भी आपका क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है। आ के बाद अगर ए आ रहा है तब भी आपका क्या मिल रहा है बेटा, स्वर मिल रहा है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो,
स्वर हो तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी स्वर संधि हो जाएगी। मोनिका सिंह यस, अंतिमा सिंह कौशिक, जितने बच्चे लगे हैं तो यहां ध्यान से देख लो बेटा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर मिल रहा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अगर आपको स्वर मिल रहा है तो स्वर के बाद अगर स्वर ही आ रहा है तो आपकी कौन सी संधि होगी? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा स्वर संधि। अब यहां देख लो भैया, सारे आपके किसके मेल हुए हैं? पहला हरस्वर, हरस्व, दूसरा भी हरस्व, यहां आ और ई ये दोनों भी स्वर हैं, यहां ई और आ ये दोनों भी स्वर हैं, यहां ए और आ ये भी दोनों स्वर हैं, यहां आ और ए ये भी दोनों आपके स्वर हैं। तो स्वर के बाद अगर स्वर आ रहा है तो यहां कैसी संधि होगी? स्वर संधि होगी। दूसरे तरफ आपका यहां व्यंजन संधि दिया गया है बेटा। व्यंजन संधि में क्या कहता है? व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका बेटा व्यंजन होना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो सकता है? हमारे बच्चे बताएंगे। दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों? ये स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो भैया व्यंजन के बाद अगर स्वर आ जाए या व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? हमारे बच्चों का आंसर होगा वहां व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे आपको हम देते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जरा बताओ इसमें कौन सी संधि हो सकती है? लिखा गया है जगत, दूसरी तरफ लिखा गया है ईश। क्या लिखा गया मेरे बच्चे? जगत लिखा गया है, दूसरी तरफ क्या लिखा गया है? AKY। जी सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बताऊं ऑफलाइन पढ़ने का मन करता है आपसे। तो आ जाओ मेरे भाई। चलिए यहां जगत धन ईश लिखा गया है बेटा। पहले शब्द के अंत में क्या मिला है आपको? ता मिला है, ता में हलंत लगा है। अगर हलंत लगा है तो कैसा वर्ण है? तो हमारे बच्चे बताएंगे व्यंजन वर्ण है। और दूसरी तरफ दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है तो ई क्या है बेटा? स्वर है। अगर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, क्या मिल जाए मेरे बच्चे? व्यंजन के बाद अगर स्वर मिल जाए तो वहां कौन सी संधि होती? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा व्यंजन संधि होगा। एक तो आपके व्यंजन के बाद स्वर का उदाहरण मिल गया। दूसरा उदाहरण देखो बेटा, इसी से काम नहीं चलने वाला है आपका। दूसरा भी उदाहरण देखो, लिखा गया बेटा ऋक धन वेद। तो यहां का में हलंत लगा है, तो का में हलंत लगा है तो क्या है आपका? हमारे बच्चे बताएंगे व्यंजन। वेद में वह पहले मिलेगा, ई बाद में चला जाएगा, तो यहां भी क्या है भैया? व्यंजन है। हमें एक चीज ये बता दो मेरे बच्चों, व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? यहां देख लो, व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आ जाता है बेटा तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। स्वर के बाद अगर स्वर आएगा तो स्वर संधि, व्यंजन के बाद अगर स्वर आएगा तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आएगा तब भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है आपने? विसर्ग संधि लिखा है भाई। क्या लिखा है मेरे बच्चों? विसर्ग संधि लिखा है। तो विसर्ग संधि का हमारा जो नियम कहता है, क्या कहता है भैया? पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो भैया? विसर्ग हो। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? या तो स्वर होना चाहिए या तो व्यंजन होना चाहिए। विसर्ग संधि में भी यह नियम है, विसर्ग के बाद पहले शब्द के अंत में तो विसर्ग कंपलसरी है, आना ही चाहिए, लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। तो देखते हैं, यहां भी एग्जाम्पल एक देखते हैं। अगर आ रहा है तो काम हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो देखा जाएगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहां लिखा है बेटा मनः धन विकार। क्या लिखा गया?
मनधन विकार लिखा गया है। और दूसरा शब्द देख लो, यहां दूसरा भी लिख देता हूं इसी समय। लिखा गया है बेटा निधन ईक्षण। एक लिखा गया मनाधन विकार, दूसरा लिखा गया है निधन ईक्षण। मनाधन विकार में देखो जरा ध्यान से बेटा, यहां पहले शब्द के अंत में क्या मिला है मेरे बच्चे? तो पहले शब्द के अंत में हमको मिल गया है विसर्ग। क्या मिल गया मेरे बच्चों? पहले शब्द के अंत में हमको मिल गया है विसर्ग। और दूसरे शब्द के पूर्व का वर्ण क्या है भैया? तुम्हारे बच्चे बताएंगे, है यहां पे व्यंजन। क्या है मेरे बच्चों? विसर्ग के बाद क्या आ गया है? व्यंजन आ गया है। यहां देखो पहले शब्द के अंत में क्या मिला है? हमारे बच्चे बताएंगे विसर्ग। और दूसरे शब्द के पूर्व का वर्ण ई है बेटा। तो ई क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? स्वर होता है। आपको स्वर मिल गया मेरे बच्चे? क्या मिल गया? स्वर मिल गया। तो भैया विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाए तब भी आपकी विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद अगर स्वर आ जाए तब भी आपकी विसर्ग संधि। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं आया है तो वो पूछ लें भाई, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उनका कमेंट देख के बताते हैं। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई सब कुछ समझ में आया है सर, मजा आया है, पढ़ने में मजा आया है बेटा। अगर पढ़ने में मजा आया है तो इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। पेट एक जान लो, पेपर कुछ भी नहीं रहेगा भाई। ये नोट करते चलो बेटा, एक टॉपिक वाइज हर टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। पूरे यूट्यूब पे देखते होंगे, आपको मिलने वाला नहीं बेटा। जो चीजें मिल जाएंगी उदय एकेडमी परिवार से, वो चीजें पाओगे नहीं। हम पहले से दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं कि हमें पेट की बैच पैसा लेके नहीं चलानी है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हमारे बच्चे ऐसे ही एलिजिबल हो जाएं भाई। इससे नौकरी तो नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए पात्रता है। नौकरी पाने की ये पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा हमारे बच्चे फ्री में पास कर जाएं, इसके लिए हमारा संस्थान आपके साथ खड़ा है। अब जितनी एनर्जी लगा के पढ़ सकते हो पढ़ लो, और हमसे पढ़वा लो भाई। एनर्जी के साथ पढ़ लो, और हमारे जितने भी आपके गुरुजन अब तक मिले हैं सबसे एनर्जी लगवा के पढ़वा लो। समझ में आया सर जी? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया है तो समझ में आया है तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे स्वर संधि। अगली हेडिंग हमारे बच्चों की होगी स्वर संधि। इस स्वर संधि को और किस नाम से जानते हैं? तुम्हारे बच्चे बताएंगे इसे अच संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं भैया? अच संधि कहते हैं। अब जरा इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। जब आपस में दो समान या असमान स्वरों का मेल होता है, स्वरों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा है बेटा विद्याधन आलय।
क्या लिखा है? विद्याधन आलय लिखा है। तो पहले शब्द के अंत में यहां क्या मिल रहा है आपको? तो आप बताएंगे दीर्घ अ, और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिल रहा है? तो दीर्घ अ। ये दोनों समान स्वर हैं कि असमान स्वर है? पहले शब्द के अंत में भी क्या मिला है? स्वर मिला है। दूसरे शब्द के अंत में भी, पूर्व में भी क्या मिला है? स्वर मिला है। तो दोनों स्वर क्या हैं? समान स्वर है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहां पे लिखा गया बेटा रमेश। अगर इस रमेश शब्द को हम दो भागों में तोड़ दें, हमें एक शब्द मिलेगा रमा और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? ईश मिलेगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो भैया, पहले शब्द के अंत में क्या मिला आपको? दीर्घ आ मिला, और दूसरे शब्द के पूर्व में भी दीर्घ ई मिली। आ और ई ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? हमारे बच्चे बताएंगे ए का तो निर्माण करेंगे। लेकिन यहां आ के बाद ई क्या है? समान है कि असमान है मेरे बच्चे? समान है कि असमान है? जल्दी से हमारे बच्चे बताएंगे। हमारे बच्चों का आंसर होगा असमान। क्या होना चाहिए भैया? असमान। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया है मेरे बच्चे नयन। क्या लिखा गया है? नयन शब्द लिखा गया है। अगर इसे दो भाग में हम तोड़ दें, हमें मिल जाएगा नेधन अन। अब हमारे बच्चे एक चीज ये बताओ, यहां पहले शब्द के अंत में क्या मिला? ए मिला, और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिला? आ मिला। ए के बाद आ रहा है, समान वर्ण है कि असमान? हमारे बच्चों का आंसर होगा असमान है। कैसा है भैया? असमान है। असमान स्वर मिले, चाहे समान स्वर मिले, चाहे असमान स्वर मिले, वहां पे संधि कौन सी होगी? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी मेरे बच्चे? स्वर संधि होगी। तो चलिए यहां तक आपने स्वर संधि देखा है मेरे बच्चे। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा स्वर संधि का भेद। क्या होगा? स्वर संधि का भेद। और स्वर संधि का भेद पढ़ाएंगे आपको कल। और आपको एक क्लास कैसी लगी? अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस क्लास में जोड़ो मेरे बच्चों। जितना जोड़ेंगे उतनी ही एनर्जी से आपके सारे टीचर, सारे अध्यापक गण आपको पढ़ाएंगे। और जो बच्चे बाद में हमारे साथ जुड़े हो, लाइक की बटन को जल्दी से दबा दें। लाइक की बटन को दबा दीजिए मेरे बच्चों। और बाकी मिलते हैं हम लोग कल। तो इसके आगे स्वर संधि के भेद। कल वैसे 15 अगस्त है बेटा, हो सकता शिक्षण का कार्य ना हो, आप लोग भी एंजॉय करिए और अध्यापक बंधु भी अपना शिक्षक वो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो बाकी परसों हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।